नमस्कार दोस्तों, 22 जुलाई 2019 यानी आज से 4 साल पहले की बात, जब इसरो ने JSLV MK3 यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया था। प्रक्षेपण के टाइम इसरो के अध्यक्ष माननीय के सिवन, इसरो के सभी साइंटिस्ट और सभी देशवासियों में एक अलग ही खुशी की लहर थी। इस मिशन में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की खास नज़र टिकी हुई थी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश मात्र जो कि साउथ मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने पहला देश बनने जा रहा था। इसके पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में भारत ने मून पर 14 नवंबर 2008 को इम्पैक्ट लैंडिंग करके चांद पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया था। हर एक के मन में ये तो सवाल है ही कि चंद्रयान 1 सक्सेसफुल होने के बावजूद भी चंद्रयान 2 को लॉन्च करना, सॉफ्ट लैंडिंग और इम्पैक्ट लैंडिंग में क्या अंतर है, क्या हम चंद्रयान 2 को फेल मिशन कह सकते हैं, क्या सब चीज़ें सही होने के बावजूद भी चंद्रयान 2 क्रैश कैसे हुआ, ऐसे बहुत सारे सवालों की जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तारीख थी 22 जुलाई 2019। इसरो ने आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया। तो दोस्तों, यहाँ से चंद्रयान 2 का पहला पड़ाव शुरू हो जाता है। दोस्तों, अभी तक 12 कंट्रियों में से 138 लूनर मिशन सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो सवाल यह है कि क्या खासियत थी चंद्रयान 2 में जो कि अभी तक किसी भी कंट्री ने नहीं की थी। तो दरअसल बात यह है कि मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करना, विश्व के सभी साइंटिस्ट का अनुमान है कि मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करना अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि चांद का दक्षिणी 80% हिस्सा हर टाइम छाँव में रहता है। चांद के इस हिस्से में सूर्य की किरण न आने की वजह से यहाँ पर क्रिएचर और पत्थर अपनी परमानेंट शैडो बना के रखते हैं। सनलाइट ना आने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर -250 सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, और साथ ही साथ पृथ्वी से लंबा अंतर, जो कि नॉर्थ पोल की तुलना में रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव करने में एरर बढ़ाता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर परमानेंट शैडो हो, टेम्परेचर -250 डिग्री से भी कम हो और कम्युनिकेशन में दिक्कत हो, ऐसी जगह पर लैंडिंग करना मानो खुदकुशी हो। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी से स्पेसक्राफ्ट भेजने का खर्चा बहुत ही आता है। 4 टन का चंद्रयान 2 भेजने के लिए 680 टन का JSLV MK3 मिसाइल लगता है। तो हम फ्यूल की बात ना करें तो ही सही होगा। चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स का विचार करें तो मून से स्पेसक्राफ्ट भेजने का खर्चा बहुत ही कम होगा, लेकिन इतनी सारी इक्विपमेंट्स, फ्यूल और ऑक्सीजन मून पर ट्रांसपोर्ट करना कोई मामूली बात नहीं है। साइंटिस्टों का कहना है कि चांद पर इतनी ठंडी होने के कारण मून के साउथ हिस्से पर बर्फ के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे और इसे एक्सप्लोर करने में बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। अगर आइस मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे जिसे सेपरेट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की निर्मित होगी, जो कि स्पेसक्राफ्ट में ईंधन के रूप में काम करेगी, और पानी से मून पर मनुष्य के रहने लायक स्थिति निर्माण हो सकती है। और साथ ही साथ मून पर कौन कौन सी केमिकल और धातुएं मिल सकते हैं जिससे हमें मदद हो सकती है। हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि इसरो के चंद्रयान 2 के बारे में एग्जैक्ट क्या प्लानिंग थी। चंद्रयान 2 स्पेशली मेन 4 पार्ट में बना हुआ था। पहले था इंजन, दूसरा ऑर्बिटर, तीसरा विक्रम लैंडर। लैंडर का नाम विक्रम साराभाई के नाम से रखा गया था, जो कि इसरो के पहले अध्यक्ष थे और जिनका इसरो की निर्मित में बहुत बड़ा योगदान था। उनकी और इसरो की स्टोरी बहुत ही बड़ी है, उसे बाद में डिस्कशन करेंगे और उसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो चौथा आता है प्रज्ञान रोवर। इसरो ने चंद्रयान 2 को बहुत ही कम खर्चे में किया था। एक हॉलीवुड की फिल्म बनाने में जितना खर्चा आता है, उससे भी कम खर्चे में चंद्रयान 2 बन के तैयार था। अब बारी आती है इसे समझने की। आप जो ये 2 सिलेंडर ऐसा देख रहे हो, यह बूस्टर है, इसे हम इंजन भी कह सकते हैं। इनका काम है कि चंद्रयान 2 को पृथ्वी से एक रिक्वायर्ड हाइट पर लेकर जाना। इनका जब भी काम हो जाता है तब ये बूस्टर अपने आप ही डिसएंगेज हो जाते हैं, समुद्र में गिर जाएंगे या तो वह हवा से फ्रैक्शन की वजह से जल जाएंगे। यह 2 बूस्टर सेपरेट होने के बाद L110 सेकंड स्टेज रॉकेट इग्नाइट हो जाएगा और इसी के भरोसे बाकी की ट्रैवलिंग होगी, और यह भी एक पर्टिकुलर हाइट पर अपने आप सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है C-25 थर्ड स्टेज रॉकेट बूस्टर की, जो कि इग्नाइट करके विक्रम लैंडर और ऑर्बिटर को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक लेकर जाएगा। इसी दौरान विक्रम लैंडर और ऑर्बिटर के ऊपर जो शील्ड लगी हुई थी वो ओपन हो जाएगी और C-25 डिसएंगेज हो जाएगा। अब बारी आती है ऑर्बिटर की, जो कि चंद्रयान 2 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी को कंट्रोल करेगा, जो चंद्रयान 2 में प्रोग्राम किया हो, और चंद्रयान 2 को पृथ्वी से चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी के ऑर्बिटर से बाहर लेकर जाएगा और ट्रैवलिंग करते करते चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा। यहाँ पर आते आते ऑर्बिटर का आधा काम हो जाता है।
अब उसका यह काम होता है कि विक्रम लैंडर को चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाते लगाते 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट में लेकर जाए, जो कि इसरो ने डिज़ाइन किया हो। अभी इस पोजीशन तक सिर्फ ऑर्बिटर और विक्रम लैंडर ही बचेंगे। अब यहाँ से विक्रम लैंडर और ऑर्बिटर अपने आप सेपरेट हो जाएंगे। ऑर्बिटर उसी 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर ऑर्बिट में कंटिन्यू करेगा और 7.5 साल उसी ऑर्बिट में रहेगा और इसरो को इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजता रहेगा। इसके पहले ऑर्बिटर विक्रम लैंडर को जगह ढूंढने में मदद करेगा, साथ ही साथ लैंडर से सिग्नल रिसीव करके इसरो के पास भेजेगा। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 के सक्सेस में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का बहुत ही बड़ा हाथ था। इससे तो ये बात क्लियर हो जाती है कि चंद्रयान 2 को फेल मिशन नहीं कहा जा सकता। तो चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। अभी इस पोजीशन से लैंडर चांद की सरफेस की तरफ बढ़ेगा और यहाँ से विक्रम लैंडर की चुनौती भरी ट्रैवलिंग शुरू हो जाती है। इस जगह पर लैंडर को लैंड करना था। अगर हम इससे 4 किलोमीटर आगे आ जाते हैं तो इस डिस्टेंस को बोला जाता है फ्रेम ब्रेकिंग फेज। अगर यहाँ से भी हम 8.3 किलोमीटर आगे आ जाते हैं तो इसे कहते हैं कैमरा कॉस्टिंग फेज। और इसके आगे का जो एरिया होता है जहाँ से लैंडर चांद की सरफेस को कॉन्टैक्ट कर पाता है वह होता है रब ब्रेकिंग फेज। तो हम इससे पहले जान लेते हैं कि विक्रम लैंडर का इसरो ने एग्जैक्ट पाथ क्या डिसाइड किया हुआ था। विक्रम लैंडर को रब ब्रेकिंग फेज के एंड तक आते आते खुद को थ्रस्टर की सहायता से 55 डिग्री तक टिल्ट करना था। कैमरा कॉस्टिंग फेज में लैंडर को लैंडिंग के लिए सही जगह स्कैन करनी थी जहाँ पर प्लेन सरफेस हो और प्रोग्रामिंग के हिसाब से टिल्ट होना था। और फ्रेम ब्रेकिंग फेज के एंड तक आते आते वर्टिकली स्ट्रेट हो जाना था। स्ट्रेट होने के बाद थ्रस्टर का काम यह था कि विक्रम लैंडर की गति को 2 मीटर पर सेकंड तक लाना ताकि क्रैश लैंडिंग ना हो सके और धीरे धीरे चांद के सरफेस पर लैंड करना था। चले जान लेते हैं कि विक्रम लैंडर के साथ एग्जैक्ट क्या हुआ था। विक्रम लैंडर की ट्रैवलिंग अब रब ब्रेकिंग फेज में प्लानिंग के हिसाब से हो रही थी। जब विक्रम लैंडर कैमरा कॉस्टिंग फेज में इंटर कर लेता है, यह फेज 8.3 किलोमीटर का था और 38 सेकंड में इसे पूरा करना था। इसी दौरान लैंडर में लगे हुए हाई रेजोल्यूशन कैमरा से डाटा कलेक्ट करके उसके ऊपर एनालाइज करना था और परफेक्ट लैंडिंग साइट फाइंड करनी थी और उसे ऑर्बिटर में लगे हुए OHRC यानी ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा से वेरीफाई करना था। लेकिन यहाँ पर सब गड़बड़ हो जाती है क्योंकि इसरो ने चंद्रयान 2 के लैंडिंग के प्रोग्राम में यह बात हार्डकोर की हुई थी कि उसे 500 मीटर बाय 500 मीटर में ही लैंडिंग साइट फाइंड करनी थी। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर विक्रम लैंडर की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी को थ्रस्टर की सहायता से कंट्रोल करना था। इसरो ने यह एक्सेप्ट नहीं किया था कि अगर थ्रस्टर ने एक्स्ट्रा पावर जनरेट कर दी तो पोजीशन में गड़बड़ होगी। और इसरो का कहना है कि एग्जैक्ट यही हुआ। किसी एक थ्रस्टर ने उम्मीद से ज़्यादा पावर जनरेट कर दी और लैंडर की ओरिएंटेशन में गड़बड़ कर दी, जबकि चंद्रयान 2 को सॉफ्टवेयर लैंडिंग साइट को अप्रोच कर रहा था। इसरो के अनुसार लैंडर को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे एक स्पेसिफिक हाइट पर होना चाहिए था, लेकिन ओरिएंटेशन में गड़बड़ होने के कारण चंद्रयान 2 और चांद में डिस्टेंस बहुत ही कम बच गया था। जबकि सॉफ्टवेयर लैंडिंग साइट को प्रायोरिटी दे रहा था, तब इस दौरान ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी थी और टाइम कम बचा था। द ग्रेटेस्ट ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस का डिस्टेंस फार्मूला के अनुसार डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जाहिर बात है कि लैंडर को फिक्स डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अपनी स्पीड बढ़ानी थी और इसी स्पीड की वजह से कैमरा कॉस्टिंग फेज के एंड तक आते आते एरर इतने बढ़ गए कि इसरो का चंद्रयान 2 से संपर्क टूट गया। और जाहिर सी बात है कि हाई स्पीड में सॉफ्ट लैंडिंग की कोई गुंजाइश नहीं। और वही हुआ, लैंडिंग साइट से 810 मीटर पहले ही हाई स्पीड से क्रैश लैंडिंग हो गई। दोस्तों, हम इस लैंडिंग को इम्पैक्ट लैंडिंग भी कह सकते हैं, लेकिन इम्पैक्ट लैंडिंग में इंस्ट्रूमेंट हार्ड कोटिंग से कवर होते हैं और ऑर्बिटर से सेपरेट होने के बाद इंस्ट्रूमेंट की गति कम करने के लिए पैराशूट की मदद ली जाती है, जिससे वे एक स्पेसिफिक इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन लैंडिंग के दौरान इन इक्विपमेंट के कुछ सेंसर और पार्ट डैमेज हो जाते हैं, जिससे एनालिसिस करना बहुत ही कठिन हो जाता है। स्टेबल लैंडिंग न होने के कारण इनमें किसी भी तरह का रोवर जैसा मूवेबल पार्ट नहीं होता, जिससे वह जगह बदलकर अच्छे से स्टडी कर सके। इंडिया ने 22 अक्टूबर 2008 को इम्पैक्ट लैंडिंग करके विश्व में मून पर झंडा लहराने वाला चौथा देश बन गया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।